सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आर्टिकल 77 से लेके 123 तक पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियोस में हमारा 77 नहीं 79, हाँ 79। कल के वीडियोस में हमने आर्टिकल 77 तक कर लिया था और हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म हो चुका था। आज हमारा यूनियन लेजिस्लेचर स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 79 से लेके 123 तक, और आज हमारा यूनियन लेजिस्लेचर खत्म हो जाएगा आर्टिकल 123 तक। ठीक है, इससे पहले हम अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल था जो कल हमसे छूट गया था वो हम देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है हम पहले ही वीडियोज़ में बता चुके हैं, जब हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़े थे तभी बता दिए थे अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल 76 से रिलेटेड है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल के पास राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, उसमें बताया था हमने, क्या बताया था कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनके पास राइट टू ऑडियंस है सारे कोर्ट में। का मतलब ये होता है कि वो किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी सरकार का केस चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, तो कहीं भी जाके बैठ सकते हैं किसी भी कोर्ट में। उनके पास राइट टू ऑडियंस है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगा। और लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, राइट टू वोट नहीं है उनके पास। तो ये जो राइट टू ऑडियंस है अटॉर्नी जनरल के पास, वो आर्टिकल 76 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। बस इतनी सी बात थी, खत्म हो गई। अब हम पढ़ते हैं यूनियन लेजिस्लेचर आर्टिकल 79 से। आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ है? कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कंपोजिशन कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में क्या क्या है? पार्लियामेंट का 3 बॉडी है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो ना लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है। ये अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट को कहा जाता है, क्या हो गया, हाँ, प्रेसिडेंट को कहा जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्यों कहा जाता है प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? क्योंकि कोई भी बिल या वो लोकसभा से पास हो रहा है या फिर वो राज्यसभा से पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर वो दोनों हाउस से पास हो गया, लेकिन जब तक कि प्रेसिडेंट की सहमति उस पर नहीं मिल जाती, जब तक प्रेसिडेंट उसमें साइन नहीं कर देता, तब तक वो बिल पास नहीं होगा। नो बिल कांट बिकम एक्ट जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपना सहमति नहीं देता है। अगर कोई भी बिल राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट उस पर अपना सहमति नहीं दिया, तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए उसकी सहमति बहुत ज़रूरत है प्रेसिडेंट की बिल को एक्ट बनाने में। तो इसीलिए इसी वजह से प्रेसिडेंट को एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बस उतना ही है। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा कंपोजिशन, राज्यसभा मतलब वही काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो राज्यसभा कंपोजिशन में क्या है? राज्यसभा में कितने मेंबर है? 250 मेंबर है ना। हमने जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ा था उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था राज्यसभा को और लोकसभा को। राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स जो है वो स्टेट से हैं, एंड 12 मेंबर्स जो हैं वो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट कहाँ से करते हैं? SAS 4 फील्ड है, इसमें से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये तो इलेक्ट होकर आता है, मतलब ये तो इलेक्टेड, इनको इलेक्ट किया जाता है, और ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ली से लिटरेचर, SAS ली सास, S से साइंस, A से आर्ट, और S से सोशल सर्विस। ये हमने जब राज्यसभा लोकसभा बताया था उससे में हमने इसको बताया था। तो ये हो गई कहानी खत्म। हाँ, ये एक बात और, ये 250 तो मैक्सिमम, क्या है ये 250 तो मैक्सिमम मेंबर है, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट में राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245 हैं, ठीक है। तो ये 5 कहाँ गए? 5 क्यों नहीं है? 5, ये 5 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इन फ्यूचर देखो, अभी सिर्फ 2 UT से राज्यसभा में मेंबर जाते हैं, एक दिल्ली से और एक पुडुचेरी से, ठीक है। लेकिन अगर इन फ्यूचर अभी जम्मू कश्मीर से जाना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इस बार से देखो होता है कि नहीं। तो अगर इन फ्यूचर किसी स्टेट से सारे जाते हैं, किसी UT से भेजना होगा, ठीक है, किसी मेंबर को भेजना होगा किसी UT से, तो उसके लिए जगह खाली तो होनी चाहिए, तभी तो भेजेंगे। तो उस बस जगह खाली रखने के लिए बस ये 5 लोग को छोड़ा गया। 5 लोग इन फ्यूचर वो आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो बस इसीलिए ये 5 लोग नहीं है, ठीक है, ये 245 ही है। चलो, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में भी कितने मेंबर हैं?
550 मैक्सिमम है और अभी प्रेजेंट में कितने हैं 545। इसमें भी वही है 5 मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि फ्यूचर के लिए रखा हुआ है। लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। 550 में से 530 जो है वो कहाँ से आते हैं, वो स्टेट से आते हैं, और 20 जो है वो कहाँ से आते हैं, 20 ये मत समझना कि कोई अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। 20 यूटी से आते हैं, ठीक है, ये स्टेट से आ रहे हैं और ये यूटी से आ रहे हैं, ठीक है, खत्म। अब आते हैं आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 को समझो। आर्टिकल 82 जो है डिलिमिटेशन रीएडजस्टमेंट ऑफ सेंसस, रीएडजस्टमेंट ऑफ सेंसस, इसको ऐसे समझो जैसे कि एक राज्य है, पेज है क्या, पेज तो है नहीं मेरे पास, ठीक है, यहीं पे रखो। जैसे कि एक राज्य है, ठीक है, अब राज्य को पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा जाएगा, ठीक है, राज्य को पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा जाएगा, ताकि क्यों बांटा जाएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जब आए हर एक स्टेट से तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि यूपी ले लो, यूपी में मानो कि 20 करोड़ पॉपुलेशन है और उसमें से 80 लोग आ रहे हैं। और केरला ले लो, केरला में 10 करोड़ है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, और उसमें से 40 लोग आ रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश ले लो, उसमें से 1 करोड़, उसमें 1 करोड़ लोग हैं और उसमें से 4 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो 20 करोड़ पॉपुलेशन है तो 80 लोग आ रहे हैं, 10 करोड़ पॉपुलेशन है तो 40 लोग आ रहे हैं, और 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो फिर उसको उसमें से 4 लोग आ रहे हैं। तो ये जो रेशियो बन रहा है, ये जो सेम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंटर स्टेट पैरिटी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर 20 करोड़ है तो उसमें से 3 ही जा रहे हैं, 40 करोड़ है तो उसमें से 5 भेज दिया, नहीं, मतलब एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसी वजह से क्या किया जाता है कि स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसे से बांट दिया जाता है, ठीक है। और ये किस बेसिस पे बांटा जाता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। इस जैसे कि इसमें जितना पॉपुलेशन, जैसे यूपी है तो यूपी को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में बांट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया। तो जैसे इसमें जितना पॉपुलेशन रहेगा उतना ही इसमें भी रहेगा, उतना ही इसमें भी रहेगा, उतना ही इसमें भी रहेगा, उतना ही इसमें भी और इतना ही इसमें भी, ताकि इसमें से भी एक मेंबर आए, इसमें भी से भी एक, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, और ऐसा, ताकि और ये एक जो रेशियो है उसको मेंटेन करके रखे, इंट्रा स्टेट पैरिटी को मेंटेन रहे, इसीलिए ये किया जाता है। और इसको मेंटेन करने का जो काम है, इसका जो भी पॉपुलेशन बेस्ड जो रिप्रेजेंटेशन, सेम रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, पॉपुलेशन बेस्ड इक्वलिटी होनी चाहिए हर स्टेट से, और ये जो मेंटेन करेगा कि सब कुछ इक्वल रहे, इसको मेंटेन करने का काम किसका है, डिलिमिटेशन कमीशन का। इसको मेंटेन करने का काम है डिलिमिटेशन कमीशन का है। और डिलिमिटेशन कमीशन का जो है काम, तो सोचो अभी 2011 में सेंसस हुआ था, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी 2011 में जो पॉपुलेशन था वही पॉपुलेशन अभी भी वही होगा, सेम ही होगा, नहीं। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2011 में अगर यूपी का पॉपुलेशन 10 करोड़ था और केरला का पॉपुलेशन 5 करोड़ था तो अभी जाके केरला का पॉपुलेशन 10 हो जाएगा, यूपी का कम हो जाएगा, अभी वैसा भी नहीं है। अगर बढ़ेगा तो मतलब यूपी का 10 से 15 अगर मान लो हो गया तो केरला का भी 8 से 10 ऐसा हो जाएगा, मतलब उतना ही बढ़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि केरला का पॉपुलेशन अभी यूपी से हाई हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। तो ये जो कोई एक बेस तो बनाना पड़ेगा ना, कोई एक बेस बनाना पड़ेगा कि किसी एक बेस ईयर को लेके, किसी एक बेस सेंसस को लेके ही ये पॉपुलेशन जो भी ये निर्धारित किया जाएगा कि किस पे क्या पॉपुलेशन है। तो बेस 2011 को नहीं बनाया गया, किसको बनाया गया, 2001 को। जो ये सेंसस के हिसाब से जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है, ये बेस बनाया गया 2001 को ही, ठीक है। और ये जो ऐसा लिखा हुआ है कि 2026 तक ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन ये फ्रीज रहेगा, और 2026 तक इस कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से फिर से नहीं बनेगा, ठीक है। 2026 तक ये फ्रीज है, 2026 तक ये फ्रीज है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज चला आ रहा है 2001 के सेंसस के बेसिस पे वही चलते रहेगा 2026 तक,
ठीक है। इसलिए 2011 में भी जो सेंसस हुआ था तो फिर कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठा था, ठीक है। और अभी फिर से भी कोई भी सेंसस, अभी तो आने वाला टाइम है ही, तो उसमें भी कोई सेंसस नहीं बैठा है, और भी 2026 तक नहीं बैठेगा कोई भी सेंसस, 2001 वाला ही चला आ रहा है अभी तक। तो ये हो गई, ये बस इसमें बस इतना ही है ओवरऑल कि पॉपुलेशन के हिसाब से बांटना है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, बस इतना ही है। और उसको जो भी वो करने वाला काम, जो भी बंटवारा करने वाला काम डेलिमिटेशन कमीशन का करेगा। आर्टिकल 83 में टर्म ऑफ पार्लियामेंट में कितने साल का है? जैसे लोकसभा का 5 साल तक होता है। राज्यसभा का कितने साल तक होता है? राज्यसभा का कोई साल तक नहीं होता है, राज्यसभा परमानेंट है। लेकिन राज्यसभा का मेंबर जो है वो 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा का मेंबर का। ये हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें हमने पढ़ा था जब हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे थे तब। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं वो देखते हैं। पहला क्वालिफिकेशन हम बोलते हैं, अब चाहो तो लिख लेना या फिर बस सुन लेना। पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा क्वालिफिकेशन एज होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए एज कितना है? लोकसभा के लिए एज है 25 और राज्यसभा के लिए एज है 30, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा क्वालिफिकेशन कि जो भी मेंबर है उनको ओथ लेना है हाउस में आने से पहले, ठीक है, उनको हाउस में आने से पहले उनको ओथ लेना है। और भी क्वालिफिकेशंस लाए जा सकते हैं अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो और भी क्वालिफिकेशंस अपनी मर्जी से वो ला सकता है, ठीक है। और जैसे कि एक लाया भी है, जैसे कि क्या लाया है? RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत 1951 में एक क्वालिफिकेशन लाया है, और इसमें यह है कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है, चाहे वो राज्यसभा के लिए लड़ रहा हो चाहे वो लोकसभा के लिए लड़ रहा हो, किसी भी हाउस के लिए वो चुनाव लड़ रहा है, तो ही शुड बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल इन दैट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। का मतलब ये होता है कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है किसी भी हाउस के लिए, तो वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ रहा है, वो चुनाव वो लड़ रहा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम रजिस्टर होना चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं रहा रजिस्टर तो वो नहीं लड़ पाएगा। तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ रहा है और लड़के कहाँ जाएगा, चाहे वो राज्यसभा में जाएगा चाहे वो लोकसभा में जाएगा, तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ रहा है तो उसका उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम होना चाहिए, ठीक है। ये एक क्वालिफिकेशन दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन ये 2003 में इस चीज़ को हटा दिया गया। हाँ, तो एक बात और क्या था कि 2003 के बाद ये राज्यसभा में हट गया है, ठीक है। ये राज्यसभा से जो था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसका नाम होना चाहिए, लेकिन 2003 से राज्यसभा में हट गया ये चीज़। तो अब कोई पर्सन चाहे तो 2 स्टेट से लड़ सकता है, अगर वो बिहार से है और उसको राजस्थान से भी लड़ना है तो वो 2 स्टेट से लड़ सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज हो गया। अब आर्टिकल 85 में क्या है? प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग डिसॉल्व समन द हाउस सेशन। अब इसको देखते हैं कि समन, सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। समन क्या होता है? समन का मतलब होता है बुलाना। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? बुला सकता है सेशन को, चलो भाई साहब आओ लोकसभा आओ राज्यसभा, बैठ के हम लोग बैठते हैं बतियाते हैं बैठ के, तो आओ तुम लोग, ऐसा बुलाहटा भेज सकता है। प्रोरोग और डिसॉल्व क्या कर सकता है? प्रोरोग, अभी देखो प्रोरोग में क्या होता है कि कोई भी सेशन को टेम्पररी बेसिस पे उसको सस्पेंड कर दिया गया है किसी वजह से, चाहे वो कुछ अप्रोप्रिएट कुछ ऐसी बातें हो गई है उसमें, या फिर कोई और वजह से उसको बस टेम्पररी बेसिस पे उसको ऐसा रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। प्रोरोग में 3 चीज़ होते हैं, एक तो टेम्पररी बेसिस पे हटा दिया गया, या फिर सेशन को कुछ समय के लिए ब्रेक दे दिया गया, मतलब पॉज कर दिया गया है कि 1-2 दिन बाद होगा, वही सेम ही चीज़ हो गया, टेम्परेरी बेसिस पे हटा दिया गया है और एक छोटा सा ब्रेक दे दिया गया है। या फिर और इसमें क्या होगा प्रोरोग में कि नो न्यू सेशंस, उसमें कोई न्यू सेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि जो सेशन हो रहा है बस जो हो रहा है, तो अगर उसको क्या किया, उसको अगर
टेम्परेरी बेसिस पे उसको अगर रोक दिया गया तो उसको रोके रहेंगे, उसी को होल्ड करके रखेंगे ओल्ड वाले को, कोई नया सेशन इसमें नहीं होगा। यह है प्रोरोग में। और डिसॉल्व में क्या है कि परमानेंट टर्मिनेशन हो जाएगा। कोई भी सेशन है, अगर किसी वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई अप्रोप्रिएट चीज़ कुछ हो गया, तो उसको परमानेंटली उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा कि अब कोई सेशन नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म, घर जाओ, ऐसा वाला एकदम सेशन को एंड कर दिया जाएगा। अब नया सेशन होगा, जब नया इलेक्शन होगा, सब फिर से चुनाएंगे, तो अब नया सेशन होगा। तो इसमें ऐसा है, इसमें परमानेंट वाला है और इसमें टेम्पररी वाला है। समन का मतलब तो होता ही है बुलाना, तो प्रेसिडेंट बुलाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस यही आर्टिकल 85 में कि प्रेसिडेंट समन करते हैं, बुलाते हैं सेशन को, या फिर वो सेशन को डिसॉल्व कर सकते हैं परमानेंटली, या फिर वो टेम्पररी भी सस्पेंड कर सकते हैं। अब सेशन होते कितने टाइप के हैं? मैक्सिमम 3 सेशन होते हैं हमारे। सेशन पे अलग वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी बस बता देते हैं। मैक्सिमम 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन, एक मानसून सेशन और एक विंटर सेशन, ठीक है। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। और 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का मैक्सिमम गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? बजट, मानसून, विंटर, इसका मतलब क्या है? 6 मंथ का गैप होना चाहिए। इसका मतलब 2 सेशन तो वैसे मैक्सिमम 3 सेशन होते हैं साल में, लेकिन 2 सेशन एकदम कंपलसरी है, करना ही करना है, क्योंकि सेशन के बीच में सिर्फ 6 मंथ का ही गैप होना चाहिए। इसीलिए इस वजह से क्या हुआ कि सिर्फ 2 सेशन तो एकदम करना ही करना है, ऐसा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन एड्रेस अ हाउस जॉइंट सेशन एंड सेंड मैसेज टू हाउस। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? एड्रेस अ हाउस या जॉइंट सेशन को, हाउस या फिर जॉइंट सेशन, एंड सेंड मैसेज। इसमें कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट क्या है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट अगर किसी को मैसेज भेजना चाहे कोई सेशन को, तो वो बस भेज सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं? मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स जो है, ये वर्ड जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये रूल ऑफ लॉ, जो भी लॉ बुक होगा बस उसमें मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है ऐसा मोशन ऑफ थैंक्स को। स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है? फर्स्ट सेशन ऑफ इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन जब होता है, जो पहला सेशन होता है, वही सेशन मोशन ऑफ थैंक्स होता है, ठीक है। और ये साल में एक बार होगा। और ये जो होता है मोशन ऑफ थैंक्स, इसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मोशन ऑफ थैंक्स नहीं पास किया गया पार्टी के द्वारा, तो वो क्या होता है, वो जो सेशन है, वो जो हाउस है, वो डिसॉल्व हो जाता है। मतलब जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना, मतलब अगर देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो क्या होगा? पूरी पार्टी, पूरा गवर्नमेंट गिर जाएगा, पास हो गया अगर तो। लेकिन मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं हुआ तो पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसमें यही है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, और मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मोशन ऑफ थैंक्स इसलिए पास किया जाता है ताकि अपना बहुमत वो प्रूफ कर सके। और एक तरीके से इसे मान लो कि प्रेसिडेंट को ऐसा थैंक यू ऐसा थैंक्स बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब हम आपके आगे शीश झुकाते हैं, ऐसा उनको थैंक यू करने का एक तरीका समझ लो, बस याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशल एड्रेस किसको दिया जा रहा है? प्रेसिडेंट को। तो इस प्रेसिडेंट को ये सब थैंक यू कर रहे हैं। चलो आर्टिकल 88, राइट टू मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल इन हाउस। आर्टिकल 80, राइट टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के राइट क्या क्या है? कैन स्पीक इन एनी हाउस। मिनिस्टर्स के क्या क्या राइट है कि मिनिस्टर्स कोई भी कैन स्पीक इन एनी हाउस, बट बस हम बोल रहे राइटिंग तो लिख नहीं रहा हमसे, बट कैन ओनली वोट इन हिज ओन हाउस। का मतलब क्या है? राइट टू मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स का ये राइट है कि अगर वो कोई भी मिनिस्टर लोकसभा का सदस्य है, तो वो अगर उसका मन किया कि राज्यसभा में जाके बैठे तो वो बैठ सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन उसको वोट करने का जो राइट है वो सिर्फ अपने ही हाउस से कर सकता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन जब वोट किया जाएगा तो वो सिर्फ अपने ही हाउस से वोट करेगा, सिर्फ लोकसभा से ही करेगा। और अगर कोई राज्यसभा का हाउस है तो वो लोकसभा में बैठ सकता है, लेकिन वोटिंग के टाइम पे
वो सिर्फ अपने हाउस से करेगा, बस इसमें यही है। और अटॉर्नी जनरल का तो पता ही है, अटॉर्नी जनरल के पास क्या राइट है, राइट टू स्पीक इन एनी हाउस, वो कहीं भी जाकर बैठ सकता है, कोई भी हाउस में जाकर बैठ सकता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास वोट ही नहीं है, इनके पास तो अपने हाउस से वोट करने का राइट है, लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास कोई भी हाउस से वोट करने का राइट नहीं है। इनके पास बस यही राइट है कि वो कोई भी हाउस में बैठ सकते हैं। आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन कौन, वाइस प्रेसिडेंट है ना, एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलो ये बताओ, अगर जो सेशन में ये क्वेश्चन है, ज्वाइंट सेशन हो रहा है, अगर स्पीकर नहीं है तो स्पीकर के जगह पे कौन आएंगे, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर आएंगे, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो उनकी जगह पे ज्वाइंट सेशन में कौन रहेंगे, ये है सवाल मेरा। चेयरमैन रहेंगे कि डिप्टी चेयरमैन रहेंगे कि कोई और रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 89 में क्या है कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बस वही लिखा हुआ है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की राज्यसभा में। और चेयरमैन कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं, ये हमने स्पीकर वाले वीडियो में सब डिस्कस कर दिया है, तो यहाँ पे हम दोबारा नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 93, ये जो हमने छोड़ दिया है 91, 92, 90, 91, 92, ये उतना इम्पॉर्टेंट था नहीं, और अगर मुझे PYQ में दिखेगा तो मैं इसे ऐड ऑन करूँगी, ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पे जगह छोड़ दिया है। और कोई आगे की वीडियोस में हम फिर इससे कोई भी नया वीडियो बना के इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके बारे में बताया हुआ है आर्टिकल 93 में, और इसको डिटेल में हमने स्पीकर वाले वीडियो में कर लिया है, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और चलो कुछ और बात कर देते हैं। स्पीकर, हाँ एक बात और, स्पीकर कहाँ से चुनाते हैं ये भी हमने बताया था। स्पीकर कहाँ से चुनाते हैं, रूलिंग पार्टी से। और डिप्टी स्पीकर कहाँ से चुनाते हैं, अपोजिशन पार्टी से। लेकिन प्रेजेंट में डिप्टी स्पीकर कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कोई नहीं है। प्रेजेंट में डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है, और ये जो सीट है डिप्टी स्पीकर का वो 4 साल से खाली है, ठीक है, 4 साल से खाली है, क्योंकि अपोजिशन से चुनाते हैं और अपोजिशन से जो चुनता नहीं है जो भी है, तो बस अभी खाली है, प्रेजेंट में खाली है। फर्स्ट स्पीकर कौन थे, चलो फर्स्ट स्पीकर कौन थे, GV मावलंकर, GV मावलंकर, चलो। और प्रेजेंट में कौन है स्पीकर, ओम बिरला जी हैं हमारे। और फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है, मीरा कुमारी, फर्स्ट वुमेन स्पीकर मीरा कुमारी, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 97 पे, सैलरी ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और सैलरी ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ये स्पीकर हमने लिखा है, ठीक है। सैलरी ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सैलरी ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका सैलरी बस इसमें लिखा हुआ है। आर्टिकल 96 नहीं 98, आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट में हम जब लोकसभा बताए थे तो लोकसभा सेक्रेटरीट बताए थे। सेक्रेटरीट होते कौन है, जो कि हाईएस्ट रैंक वाले जो अधिकारी होते हैं, जैसे IAS IPS ये सब जो होता है वो सेक्रेटरीट उनको कहा जाता है। उनको कैबिनेट सेक्रेटरी भी कहा जाता है, जो हाईएस्ट रैंक वाले होते हैं। और ये जो काम करते हैं, ये फंक्शन करते हैं किसके अंडर, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर काम करते हैं, और इनको अपॉइंट भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में सेक्रेटरीट होने चाहिए अपने अपने हाउस का, तो वो इसमें लिखा हुआ है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर समझते कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक स्पीकर को कहते हैं, स्पीकर को कह सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखो, मान लो कि एक क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तुम हम बैठे सब हैं, ठीक है, और इसमें एक क्लास टीचर है, और यहाँ पे एक मॉनिटर है। ये क्लास टीचर है और एक मॉनिटर है। तो मॉनिटर जो होता है वो कहाँ से आता है, बाहर से, दूसरे क्लास से, कि टीचर अपने यहाँ से लाता है। मॉनिटर तो ये क्लास के बच्चों में से ही होता है, मॉनिटर तो कोई बाहर का होता नहीं है, लेकिन हाँ उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। तो मॉनिटर को मान लो लीडर ऑफ द हाउस, मॉनिटर को मान लो लीडर ऑफ द हाउस, मॉनिटर को मान लो लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन हो जाएंगे, लीडर ऑफ द हाउस PM, मॉनिटर को मानो लीडर ऑफ द हाउस और ये PM, ठीक है। और क्लास टीचर को मानो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्लास टीचर को मानो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया, बस एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है।
इसको तो हम ट्रिक से कुछ करवा ही नहीं रहे हैं, ट्रिक से भी तो याद करवाना था। चलो चलो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रिक से कर लेंगे। आर्टिकल 99 में क्या, ओथ ऑफ एमपीज बाय बाय प्रेसिडेंट। एमपीज का जो ओथ है वो कौन लेता है, प्रेसिडेंट ओथ करवाते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है उस वक्त, तो वो किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई साहब तुम उठो आ जाओ ओथ करवाओ, ऐसे बोल सकते हैं। वो अपने मर्जी से वो किसी को चुन सकते हैं। आर्टिकल 100 में कोडम एंड वोटिंग हमने पढ़ा था, कास्टिंग वोट है ना, वो हमने स्पीकर में पढ़ा था, तो यहाँ हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। कास्टिंग वोट क्या होता है क्या नहीं होता है, स्पीकर वाले वीडियो में देख लीजिएगा। कोडम का मतलब होता है कि एक एग्जाम्पल समझते हैं। समझो कि एक क्लास है, क्लास टीचर ने बोला कि ये पार्टिकुलर कोई चैप्टर है, चलो हम ये चैप्टर है क्या लेते हैं, आज हम लेते हैं मोशन कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लास में हमको अगर 100 बच्चे हैं क्लास में, तो हमको कम से कम हमको, चलो ठीक है, कम से कम हमको 70 बच्चे क्लास में चाहिए, तभी हम पढ़ाएंगे ये चैप्टर। तो एक कोरम बना दिया उन्होंने कि हमको कम से कम 70 बच्चे क्लास में होने चाहिए तभी चैप्टर पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई मिस न कर जाए, इसीलिए हम कम से कम 70 बच्चे होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो क्लास में ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या एक कोरम सेट कर दिया क्लास टीचर ने कि 70 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। अगर 70 से कम हुए तो वो फिर वो उस दिन क्लास वो में चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। तो वैसे ही कोरम एक सेट किया हुआ है। कितना है कोरम, 1/10 ऑफ द हाउस ऑफ मेंबर, लोकसभा के लिए 1/10, लोकसभा के जो मेंबर है उनका 1/10 जो आएगा वो कोरम है कि उतना तो होना ही चाहिए। अगर हाउस को बैठना है उस दिन, अगर हाउस रहेगी उस दिन, तो उतना तो मेंबर होना ही चाहिए हाउस में, तभी वो उस दिन हाउस डिस्कस करेगा, बैठेगा, ठीक है। तो ये कोरम होता है। यहाँ पे हमारा ये 100 ख़त्म होता है, आर्टिकल 100 तक। देखो आज हम कंप्लीट नहीं करते हैं इसको, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और 101 से लेकर 123 तक कल ख़त्म कर देंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में आ जाएगा ये वीडियो, तो ज़्यादा ऐसा कन्वीनियंट रहेगा देखने में। ऐसा ये 1 घंटे से ऊपर का वीडियो शायद बन जाएगा, क्योंकि आगे के जो आर्टिकल्स है उसको ज़्यादा डिफाइन करना, ज़्यादा उसको समझाना है, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे एंड स्क्रीन पे हम राज्यसभा लोकसभा का जो वीडियो है और स्पीकर का जो वीडियो है उसको लगा रहे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड ही पढ़ा है। और अगर वो वीडियो से अगर वो चीज़ को नहीं समझ में आएगा कि राज्यसभा में क्या था, लोकसभा में क्या था, कास्टिंग वोट क्या था, तो फिर यहाँ पे नहीं समझ आएगा ना आर्टिकल, तो वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। और तो हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की वीडियोस 101 से 123 तक कल पक्का कर देंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। और तब तक के लिए थैंक यू।